रेडी? चलिए, आज के सभी लोगों को आदरणीय बोर्ड एक बार देख लेना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस अभ्युदय योजना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम लोग आज के जो है इस जो है सेमिनार, इस वेबिनार को संपन्न करते हुए आगे चलते हैं। और तब तक आप लोग सभी लोग आ जाओ, सभी लोग अपना कंसंट्रेशन के साथ। आप लोग लाइव चैट में रहते हो, आपस में बातें करते हो, ये अच्छी बात नहीं है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में अगर कंसंट्रेशन गया तो ज़िंदगी में समझ लो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी कि हमें क्या है कि पूर्णतया अपने कंसंट्रेशन में रहना है और भविष्य के निर्माण के लिए हमेशा सजग रहना। यानी कि अगर हम देखें कि समय अगर हमारा चला गया, द टाइम विच इज लास्ट फॉर एवर कैन नेवर बी रिगेन्ड। जो समय चला गया वो उस रूप में कभी भी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितने भी आप लोग हैं, सभी लोग वो लाइव चैट में इधर उधर की बातें मत करें, अपने मुद्दे की बात करें और कंसंट्रेशन होकर उसको लिखें पूरा। क्योंकि हमारी जितनी मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब आप चाहोगे उसको। क्योंकि ये जो सफ़र है ना, ये जो कंपटीशन का सफ़र है ना, ये बहुत तकलीफ़ देता अगर मंजिलें नहीं मिलती हैं तो। और मंजिल तभी मिलेगी जब आप अपने को तपाओगे या साधना रत करोगे। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। और जब तक स्वयं की साधना नहीं होगी तब तक वो लक्ष्य आप नहीं भेद पाओगे। क्योंकि ये आप ही की तपस्या, आप ही की साधना, आप ही का लक्ष्य है, इसलिए आप ही इसको भेदोगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं। और आज मुग़ल काल के लास्ट पड़ाव में हम लोग हैं और कल लग रहा है कि मुग़ल काल हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, शासन प्रशासन को देख लेंगे। और हम लोग मुग़ल काल में काफ़ी हद तक एक तरह से कह लीजिए कि अकबर के बारे में काफ़ी समीक्षात्मक विवेचन किए थे हम लोग कि अकबर की जितनी भी व्यवस्थाएं थीं। और जहांगीर के बारे में भी हम लोग देखे थे कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अकबर का पहली बार अगर विवाह देखा जाए, वैवाहिक संबंधों की महत्ता को मुग़ल काल में समझने वाला पहला व्यक्ति जो है अकबर है। यानी कि राजपूतों के साथ एक मैट्रिमोनियल संबंध स्थापित करके अपनी आंतरिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए और एक राजपूत को एक राजपूत से कैसे पराजित करवा दिया जाए। उसके अंदर भी आप देखोगे कि इंटरनल पर्पज कुछ और था और एक्सटर्नल पर्पज कुछ और था। और इस तरह से आप देखोगे कि अकबर बड़े लंबे समय तक शासन करता है और इबादत खाना से लेकर और महजरनामा से लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही का या सुलह कुल का सिद्धांत अकबर लागू करता है। और सैन्य विजय अभियान भी आपने देखा। और अकबर के समय में आप देखोगे तो 1580 में साम्राज्य विस्तार की योजना शुरू हो जाती है और एक तरह से टोडरमल का जो आईने दसाला सिस्टम है वो भी शुरू हो जाता है। और मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय से शुरू हो जाती है, जिसमें जातों और सवार का पद भी शुरू हो जाता है। आप देखो कि 1574 के आसपास जो मनसबदारी सिस्टम है जिसमें जात पद आ जाता है और 1594-95 के आसपास इसमें सवार पद आ जाता है। तो जातों सवार पद को लेकर मनसबदारी व्यवस्था, यानी कि सैनिकों के प्रतिबद्धता को लेकर, उनके गुणवत्ता को लेकर, सैन्य क्षेत्र में आप देखोगे सैन्य और असैन्य क्षेत्र में अकबर की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अकबर के समय में ही सलीम यानी कि जहांगीर का विद्रोह हो जाता है और 1602 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला के इशारे, यानी कि सलीम के इशारे पर वीर सिंह देव बुंदेला ने जो है बीरबल की हत्या कर दी, या सॉरी बीरबल अबुल फजल की हत्या कर दी। और बीरबल तो 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों से लड़ते हुए बीरबल मारा गया था उधर। तो अबुल फजल की भी हत्या हो जाती है और अबुल फजल से बेहद जो है एक तरह से अकबर का बड़ा लगाव था और जो है ये सलीम विद्रोह कर जाता है। इसके कारण अकबर काफ़ी जो है
टूट जाता है और ऐसे समय में आप देखोगे 1505 में अकबर की डेथ हो जाती है, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। इसके बाद आप देखोगे कि जहांगीर का समय रहता है। जहांगीर के समय में शाहजहां का उत्कर्ष होता है और जहांगीर के समय में काफ़ी घटनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जहांगीर की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो मेवाड़ के साथ एक शांति समझौता, यानी कि मेवाड़ के साथ एक संधि करना। यानी कि 1615 ईस्वी में देखोगे आप तो खुर्रम के प्रयासों से अंततः मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ संधि हो जाती है, जो मुगलों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और राणा करण सिंह को ये मुगल दरबार में सेवा के लिए भेज देते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण 15,000 का मनसब, यानी कि सलीम ने जो है, जहांगीर ने जो है खुर्रम को दिया और इनको शाह खुर्रम का टाइटल दे दिया, यानी कि शाह खुर्रम की उपाधि से इनको नवाजा गया। और इसके बाद आप देखोगे कि 1617 ईस्वी में अहमदनगर की विजय होती है, जिसमें इनको जो है शाहजहां की उपाधि से, यानी कि अहमदनगर के साथ संधि हो जाती है। हालांकि अहमदनगर अंततः पूरी तरह सरेंडर नहीं करता, लेकिन कुछ हिस्सों पर इन्होंने स्थापित कर लिया अधिकार और संधि हो जाती, जिसके कारण इन्हें खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि खुर्रम शाहजहां कब बने, यानी कि जो है अहमदनगर के साथ जो ट्रीटी होती है 1617 में, वहाँ से ये शाहजहां के रूप में चर्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे और इनको 30,000 का मनसब भी मिल जाता है। तो 30,000 का मनसब मिल गया और शाहजहां के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद आपने देखा कि बहुत बड़ा एक नूरजहां झुंटा का प्रभाव, बहुत बड़ा एक देखा आपने प्रभाव, जिसमें इनके नूरजहां के जो है मम्मी पापा, यानी कि नूरजहां के पिता और इनकी माता अशमत बेगम और मिर्जा गियास बेग, एतमादुद्दौला की उपाधि धारण किया था इन्होंने, और इनका भाई था अशफ खां और सक्रिय सदस्य के रूप में खुर्रम भी था। अब सवाल ये उठता है कि 1611 ईस्वी में जहांगीर का निकाह जो है वो एक तरह से नूरजहां के साथ हो जाता है, लेकिन 1612 ईस्वी में आप देखोगे तो 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जो मुमताज़ महल के नाम से इतिहास में जानी जाती हैं, वो निकाह होता है। यानी कि आशफ खां की जो पुत्री हैं, नूरजहां की भतीजी हैं अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज़ महल, उनसे निकाह होता है खुर्रम का। अब सवाल ये उठता है कि गुट में धीरे धीरे फूट पड़ जाती है, क्योंकि खुर्रम महत्वाकांक्षी होने लगता है और आशफ खां जो है, जो नूरजहां का भाई रहता है, वो चाहता है कि खुर्रम को सिंहासन मिले, यानी कि आशफ खां चाहेगा कि हमारे दामाद को सिंहासन मिले। लेकिन आप देखोगे कि इसी समय में एक प्रकरण होता है कि जो नूरजहां की पहली बेटी है, यानी कि नूरजहां जो शेर अफगन से ब्याही थी नूरजहां, उसकी जो लाडली बेगम है, उसका शादी जो है शहरयार के साथ होता है। और जब शहरयार के साथ शादी हो जाती है तो शहरयार का प्रस्ताव लेके नूरजहां चाहती है कि हमारे दामाद को नेक्स्ट सक्सेसर बनाया जाए। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि 1621 में जो है एतमादुद्दौला की, यानी कि डेथ हो जाती है और 22 में असमत बेगम की डेथ हो जाती है। इस प्रकार से नूरजहां जुंटा ग्रुप जो है ये भी कमज़ोर हो जाता है और बिखर जाता है। और इसी समय आप देखोगे कि खुर्रम का एक तरह से विद्रोह हो जाता है, शाहजहां भी विद्रोह कर जाता है जहांगीर के प्रति, और इसके बाद महावत खां इस विद्रोह का दमन करते हैं और लास्ट में आप देखोगे तो महावत खां का भी विद्रोह हो जाता है। तो जहांगीर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक प्रकरण था सिख धर्म का, यानी कि खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण, आर्थिक मदद देने के कारण वैमनस्य स्थापित हो जाती है और जहांगीर और एक तरह से कह लीजिए गुरु के मध्य जो है एक तरह से संघर्ष हो जाता है और गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद आप देखोगे कि एक तरह से कह लीजिए कि जो प्रकरण है जहांगीर के समय में, एक अगर यात्रियों का प्रकरण देखा जाए तो जिसमें हमने बताया था कि यात्रियों के प्रकरण को लेकर अगर आप अध्ययन करोगे जहांगीर के समय में, तो जहांगीर के समय में कैप्टन हाकिंस का आते हैं, हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हाकिंस जो अंग्रेज हैं वो भारत में आते हैं जल मार्ग से,
और सूरत में फैक्ट्री की बात करते हैं। पुर्तगालियों के कारण अंततः यह प्रयास सफल नहीं हो पाता है। और इन्हीं के साथ एक विलियम फिंच आए थे जो अनारकली की दंत कथा का वर्णन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में आया है कि अनारकली के दंत कथा का वर्णन करने वाला एकमात्र अगर यात्री देखा जाए तो विलियम फिंच जो एक तरह से कह लीजिए कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। तो कैप्टन हॉकिंस के बाद फिर आप देखोगे टॉमस रो, और टॉमस रो के जो पादरी थे वो एडवर्ड टेरी। तो टॉमस रो और एडवर्ड टेरी एक तरह से 1615 ईस्वी में आए, 3 वर्षों तक रहे और फिर इसके बाद गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इनके समय में जो यात्रियों का प्रकरण रहता है वह भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण के रूप में उभरता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहांगीर के बाद जो है वो खुर्रम का समय आएगा। यानी कि 27 में भीमवार में जहांगीर का स्वास्थ्य जब खराब होने लगता है तो कश्मीर की तरफ जहांगीर चला जाता है। लेकिन जब स्वास्थ्य लाभ वहाँ की जलवायु से भी नहीं होता है तो लाहौर पुनः लौट कर आता है और रास्ते में भीमवार में 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि 1628 में राज्याभिषेक होता है खुर्रम का, तो बीच का जो समय है वो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो उसी में आप देखोगे कि खुसरो, जिसको इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफना दिया गया 1622 में हत्या करके, और वहीं पर इसकी मां शाह बेगम को भी दफनाया गया था। इलाहाबाद खुसरो बाग उसका नाम पड़ गया। तो आप देखोगे जो इंटरवल मिलता है, खुसरो का जो बेटा था वो दादर बख्श करके था। तो दादर बख्श करके जो बेटा था उसका दाबर बख्श, तो दाबर बख्श को जो है वो आग जो है सिंहासन पर बैठा दिया गया था। तो इंटरवल के दौरान यही रहा। और उधर शहरयार को जो है नूरजहां ने घोषित कर दिया था नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में। और इसके बाद फिर आसफ खां को आदेश देता है खुर्रम, क्योंकि खुर्रम उस समय वहां था नहीं आगरा में। तो आसफ खां को आदेश देता है कि जितने प्रतिद्वंदी हैं सबकी हत्या करा दिया जाए। उसके बाद आप देखोगे कि किसी को अंधा बना दिया गया, किसी की हत्या करा दी गई। तो बीच में जो इंटरवल रहता है उसमें दाबर बख्श को जो है शासक बनाया जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है खुर्रम। और खुर्रम जैसे ही शासक बनता है तो उसको जो है एक तरह से जो वीर सिंह देव बुंदेला थे, इनके बेटे थे जुझार सिंह बुंदेला, यानी कि बुंदेलखंड से पहली चुनौती मिलती है, क्योंकि जहांगीर के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन जब खुर्रम शाहजहां के साथ देखोगे तो इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। तो वहाँ पहला विद्रोह होता है खुर्रम के विरुद्ध, यानी कि एक तरह से, और काफ़ी लंबे समय तक ये 36 तक ये विद्रोह एक तरह से चलता रहता है। और 28 में ये विद्रोह हो जाता है। फिर मालवा के क्षेत्र में आप दक्षिण भारत में देखोगे एक विद्रोह और होता है, जो एक तरह से खानेजहाँ लोहानी का विद्रोह रहता है, और वो भी इन्हीं के समय में होता है। और वो जो है लास्ट में उनकी हत्या कर दी जाती है। खानेजहाँ लोहानी की जब हत्या कर दी जाती है तो उस विद्रोह को शांत किया जाता है। तो इसी श्रृंखला में आप देखोगे कि पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा प्रकरण आता है 1632 ईस्वी में। पुर्तगाली थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करते हैं, यानी कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, महिलाओं से शादी वगैरह का प्रकरण करते हैं, जिसके कारण जब बादशाह को पता चलता है तो वो हुगली से इन्हें खदेड़ देता। तो एक पुर्तगालियों के प्रकरण को भी दिमाग में रखना है। और चौथा जो एक विद्रोह आप देखोगे कि जो गुरु अर्जुन देव की जब हत्या हो जाती है तो गुरु अर्जुन देव के बाद जो छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोबिंद, तो गुरु हरगोबिंद के बारे में कहा गया कि उन्होंने तख्त अकाल बंगा की स्थापना किया और एक तरह से कहा कि जो है एक तरह से जो शस्त्र को तैयार किया जाए और लड़ाई जो है एक तरह से शुरू किया जाए। लेकिन ये लड़ाई जो है कुछ मुद्दों को लेकर हुई, जैसे एक बाज के प्रकरण को लेकर हुई। एक बार खुर्रम जो है शाहजहां शिकार कर रहा था तो एक बाज खेमे में आ गया गुरुजी की और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसी तरह नगर की स्थापना के प्रकरण को लेकर एक गोविंदपुर नामक नगर था जिसके प्रकरण को लेकर इनके आपसी तालमेल खराब हो जाते हैं। और दूसरा जो है एक घोड़ी के प्रकरण को लेकर कि घोड़ा चुरा लिया जाता है और वो आरोप लगता है इनके ऊपर कि आपने घोड़ा चुराया। तो घोड़े के प्रकरण को लेकर कर भी इनके में आपसी जो है एक तरह से वैमनस्य हो जाता है।
तो सिख धर्म से भी आप देखोगे कि इनके जो है तालमेल धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसके बाद आप देखोगे इनके समय में कहा जाए कि एक कंधार का प्रकरण होता है, क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आप देखोगे काबुल के अधीन कंधार रहता है, जो बार बार हाथ से निकलता है और फिर आता है और फिर निकल जाता है। तो कंधार की विजय आप देखोगे कि 38 में कंधार को इन्होंने जीत लिया, लेकिन खुर्रम के ही समय में 48 में कंधार पुनः हाथ से निकल जाता है और 1648 में कंधार सदैव के लिए फिर मुगलों के हाथ में नहीं आता है। तो कंधार का जो उतार चढ़ाव रहा है वो बड़ा ही एक तरह से कह लीजिए कि संघर्षपूर्ण रहा है, और कभी आता रहा है और ये जाता रहा। जैसे सलीम के समय में आप देखोगे 1622 में कंधार हाथ से निकल जाता है, फिर 38 में आता है और फिर 1648 में कंधार सदैव के लिए फिर कभी भी कंधार पर ये विजय नहीं कर पाते हैं, और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक सूबा रहता है इनका, काबुल सूबा। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो शाहजहां के समय में इस प्रकरण को लेकर, और फिर शाहजहां के समय में यात्रियों के प्रकरण को अगर देखा जाए तो एक यात्री शाहजहां के समय में 30 से 34 के दौर में था, पीटर मुंडी करके था। पीटर मुंडी ने जो उस समय दक्कन में जो अकाल पड़े थे, दक्कन में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, तो उसका वर्णन जो है वो पीटर मुंडी ने किया है। तो पीटर मुंडी नामक यात्री को भी ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे कि एक फ्रेंच ट्रेवलर रहता है, ट्रेवेर्नियर, बर्नियर, ट्रेवेर्नियर और मनुची, जिसमें ट्रेवेर्नियर के बारे में कहा जाता है कि 6 वॉयजेस किया उसने, जिसमें 6 यात्राएं जो है, 6 समुद्री यात्रा तो वो भारत के साथ किया है, और उसने लिखा है ट्रेवल्स इन इंडिया करके। ट्रेवेर्नियर जो हीरे का व्यापारी था और काफ़ी यानी कि 6 यात्राएं भारत के साथ किया, और ट्रेवेर्नियर को माना जाता है कि ये डायमंड का व्यापारी था, हीरे का व्यापारी था पेशे से, और ये भारत के साथ पूरा वृत्तांत इंडिया में करता है। और ट्रेवेर्नियर जो है वो खुर्रम के समय में भी रहता है, शाहजहां के समय में भी, और एक तरह से औरंगजेब के समय में भी इसका यात्रा वृत्तांत बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। इसी तरह एक यात्री आता है आपका बर्नियर। बर्नियर जो यात्री आता है वो भी ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखता है, और बर्नियर के बारे में कहा जाता है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर करके इसका यात्रा वृत्तांत है। और बर्नियर के बारे में कहा जाता है कि मैड्रास में इसकी डेथ हो जाती है, भारत में ही। और बर्नियर ने जो पूरा डिटेल से वर्णन किया है जो इनका उत्तराधिकार की जो लड़ाई है उसका आई विटनेस रहता है। जैसे मनुची है, दारा के कहानी को, दारा का तोपची रहता है मनुची, तो उत्तराधिकार के लड़ाइयों के आई विटनेस कई यात्री रहते हैं, जिसमें बर्नियर, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो बर्नियर को आप लगा सकते हो कि जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ दारा और औरंगजेब के बीच, उसका प्रत्यक्षदर्शी बर्नियर था। और एक आप देखोगे कि मनुची करके एक यात्री है जो तोपची था, बाद में ये पेशे से डॉक्टर हो जाता है जब दारा की डेथ हो जाती है, दारा का जब, लेकिन दारा का ये तोपची रहता है। बाद में आप देखोगे तो ये जय सिंह के सेवा में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब पुरंदर का घेरा, यानी कि 1665 ईस्वी में जब जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर का घेरा पड़ता है, यानी कि पुरंदर में जब संधि होती है और 23 किले, 4 लाख ऊँट वाले 23 किले ये सरेंडर कर देते हैं, मुगलों को दे देते हैं जो है शिवाजी। और शिवाजी जो है फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगरे के जयपुर भवन में शिवाजी चले जाते हैं, और बाद में वो टोकरी के रास्ते शिवाजी निकल आते हैं। तो जब मराठा साम्राज्य का हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। तो ये पुरंदर की संधि जो है बड़ी वर्ल्ड फेम की संधि है, और यहाँ से आप देखोगे तो इस तरह से तो मुगलों के साथ भी, यानी कि पहली बार अगर देखा जाए कि शिवाजी की झड़प, तो 1656 ईस्वी में शिवाजी की झड़प मुगल से होती है। दक्कन में सूबेदार हुआ करते थे उस समय कौन? औरंगजेब। और बादशाह कौन था? यानी कि खुर्रम, शाहजहां। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी का जो जन्म हुआ सिवनेर के दुर्ग में हुआ 1627 में, लेकिन शिवाजी की जो मुगलों से झड़प होती है पहली बार वो 1656 के आसपास होती है, और उस समय खुर्रम का, जहांगीर का, शाहजहां का समय था, और दक्कन में सूबेदार हुआ करते थे कौन? औरंगजेब हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो मनुची जो है पुरंदर के घेरे में
कौन सा यात्री था? तो मनुची था। और मनुची ने लिखा है स्टोरो द मोगोर करके, स्टोरी द मुगल्स, जिसे कहा जाता है कि अगर 17वीं सदी का भारत पूरा जानना है तो स्टोरी द मुगल्स पढ़ना है। यानी कि 17वीं सदी भारत का आईना कहा जाता है कि स्टोरो द मोगोर्स कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी भारत का दर्पण कहा जाता है स्टोरो द मोगोर को। तो यात्रियों के प्रकरण को भी लेकर हम लोग जो है एक तैयारी कर सकते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ इनके जो झुकाव रहते हैं, जैसे प्रारंभिक दौर में आप देखोगे तो एक तरह से कह लीजिए कि झुकाव इनके थोड़े से ये एक औरंगजेब की तरफ ज़्यादा रहते हैं। जैसे जहांगीर का झुकाव अकबर की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन शाहजहां में आप देखोगे जैसे सिजदा एंड पायबोस, सिजदा एंड पायबोस की जो परंपरा है उसको इन्होंने बंद करवा दिया। बहुत से ऐसा आप प्रकरण देखोगे पर जो है औरंगजेब का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और एक तरह से देखा जाए तो शाहजहां के समय में ही एक तरह से जब इनकी तबीयत खराब होती है, यानी कि 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है। और 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तब उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। और उस उत्तराधिकार के लड़ाइयों में आप देखोगे कभी क्वेश्चन आता है, इसमें ढेर सारी लड़ाइयाँ होती हैं। और इसमें आप देखोगे पहली जो लड़ाई होती है वो 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई होती है। बहादुरपुर की लड़ाई होती है और फिर इसके बाद लड़ाई होती है धर्मट की लड़ाई। धर्मट का युद्ध होता है और ढेर सारी ये जो वार ऑफ सक्सेशन है बड़े फेमस रहे हैं। धर्मट की लड़ाई हो जाती है और फिर लड़ाई होती है सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई होती है और बाद में आप देखोगे एक लड़ाई होगी खजवा की लड़ाई। ये फाफा मऊ इलाहाबाद के पास में है। और ये जो खजवा की लड़ाई है ये 1659 में जो है शुरुआती दौर में है। इसके बाद एक लड़ाई होती है देवराई की लड़ाई। और देवराई की लड़ाई जो है ये मार्च में है, 1659 में है। और ये लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक होती है। अब आप देखोगे कि ये जो पहली लड़ाई है ये शाह सूजा के साथ, शाह सूजा, यानी कि शाह सूजा के साथ ये लड़ाई है। और यह भी लड़ाई शाह सूजा के साथ है, शाह सूजा के साथ है। और ये जो लड़ाई है धर्मट का युद्ध है, ये मुराद बख्श एक तरफ जो है दारा की सेना और एक तरफ मुराद बख्श रहते हैं, मुराद और प्लस औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना। और सामूगढ़ में भी यही रहता है, मुराद और औरंगजेब की सेना। और इसके बाद आप देखोगे कि जो है एक तरफ दारा की सेना। तो जो सामूगढ़ की लड़ाई, अब आप देखोगे कि वॉर ऑफ सक्सेशन में ये 5 लड़ाइयाँ बहुत फेमस हैं। यानी कि इन 5 लड़ाइयों को अगर आप देखो तो हमने एक जुड़वा युद्ध के रूप में बताया था आपको कि सामूगढ़ और देवराई की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ यानी कि ये तीनों लड़ाइयाँ जो है 1658 में, और ये लास्ट की जो दोनों लड़ाई है 1659 में। और इसमें आप देखोगे तो बहनों ने भाइयों का साथ दिया। जैसे आप दारा को देखो, जहान आरा ने साथ दिया। जैसे आप जो हम औरंगजेब को देखो तो रोशन आरा ने साथ दिया। जैसे मुराद को देखो आप तो गौहन आरा ने साथ दिया। यानी कि ऐसा उत्तराधिकार का युद्ध जो हम पढ़ते हैं और जो एक तरह से कह लीजिए कि पिता के जिंदा जी रहते हुए और ये उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई और उनको सामूगढ़ की लड़ाई के बाद कैद खाने में डाल दिया गया। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो शाह सूजा उस समय कहाँ पर था? बंगाल में था। और जब पता चला कि वो जो है बीमार हो गया शाहजहां 57 में, तो शाह सूजा प्रयास कर रहा है आगरा आने का। और मुराद जो है उस समय जो है वो गुजरात में था और दक्कन में था औरंगजेब। आप देखो दुनिया की इस लड़ाई से सबक क्या लेना, सीख क्या लेना है कि 8 वर्षों तक मुसम्मन बुर्ज में आगरा में और कैद कर दिया जाता है
औरंगजेब कैद कर देता है और वहीं से वो ताजमहल देखता रहता है एकटक, शाहजहां। और 66 में जाकर उसकी डेथ होती है। तो पहला ही लड़ाई यानी कि शाह सूजा जब प्रयास करता और उधर से आने का, तो बनारस के पास में है बहादुरपुर, और वहां दारा का बेटा रहता सुलेमान सिको, सुलेमान। और सुलेमान सिको और शाह सूजा में लड़ाई हो जाती है और बाद में शाह सूजा पराजित होकर चला जाता है, लौट जाता है। इसके बाद की जो लड़ाई है वो धर्मट की लड़ाई है, यानी कि ये धर्मट की लड़ाई कहाँ, उज्जैन के पास में। और इस धर्मट की लड़ाई में आप देखोगे जो मुराद बख्श और औरंगजेब मुराद बख्श के साथ टाई अप कर लेता है और कहता है कि जब हम जीत लेंगे तो आपको साम्राज्य कुछ हिस्सा आपको दे देंगे और आगरा और दिल्ली वाला हिस्सा अपने ले लेंगे। तो ये ज्वाइंट वेंचर में चलता, 2 लड़ाइयाँ लड़ता। यानी कि अब आप देखो मुराद बख्श प्लस औरंगजेब, और इधर दारा और प्लस जो है वो जसवंत सिंह यानी कि जसवंत सिंह और प्लस उनकी सेना रहती है, जसवंत सिंह और कासिम खां की सेना। और ये जो लड़ाई होती है धर्मट के युद्ध में, इसमें दारा की पराजय होती है। और फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो सामूगढ़ की लड़ाई होती है। और सामूगढ़ की लड़ाई कहाँ है, ये जो है लड़ाई है आपकी आगरे के पास में। और सामूगढ़ की लड़ाई के बाद ही आप देखोगे तो जुलाई 58 में पहली बार राज्याभिषेक होता औरंगजेब का आगरा में। मुगल बादशाहों में आप देखोगे तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला औरंगजेब है। यानी कि सामूगढ़ की लड़ाई ने ये क्लियर कर दिया, अब यहाँ से ये क्लियर होने लगा कि अब कौन सत्ता पर काबिज होगा। और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इस लड़ाई के बाद फिर औरंगजेब ने हत्या करवा दिया किसकी, मुराद की। और सामूगढ़ की लड़ाई के बाद ही कारागार में डाल देता है किसको, शाहजहां को। अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब कारागार में बंद कर देता है, आगरे के लाल किले में, मुसम्मन बुर्ज में। और वहीं से वो लास्ट जिंदगी अपनी 8 वर्षों तक वहीं से बिताकर और ताजमहल को देखता रहता है। तो ये भाई भाई की जो प्रतिद्वंदिता है आप देखो किस हद तक ले जाती है कि एक भाई के खाल में भूसा भरवा के घुमवाता है। और इसका आई विटनेस हैं मनुची और बर्नियर, इसके आई विटनेस हैं जो यात्री उस समय ट्रेवल कर रहे थे दिल्ली में जो थे, वो इसके आई विटनेस। यानी कि इसके बाद लड़ाई फिर शाह सूजा फिर ट्राई करता है। और शाह सूजा जब फिर ट्राई करता है तो आपको फिर लड़ाई होती है खजवा की लड़ाई। और ये इलाहाबाद के फाफा मऊ के पास में है खजवा की लड़ाई। और वहाँ भिड़ंत हो जाती है शाह सूजा बनाम दारा की लड़ाई। और शाह सूजा की लड़ाई हो जाती है और शाह सूजा जो है इसके बाद अराकान के जंगलों में चला जाता है और वहीं उसकी जो है डेथ हो जाती है। इसके बाद अंतिम जो निर्णायक लड़ाई है, सर्वाधिक निर्णायक लड़ाई, वो देवराई की लड़ाई होती है 1659। और ये देवराई की लड़ाई से एक तरह से, और ये देवराई कहाँ है, अजमेर में। और इस देवराई की लड़ाई को आप देखोगे अजमेर में है। और ये अल्टीमेटली दारा के ज़िंदगी की लास्ट लड़ाई। और दारा यहीं पर जो है एक तरह से औरंगजेब दारा पराजित हो जाता पूरी तरह। और ये युद्ध यह निर्णय कर देता है कि अब भारत में यानी कि अब सिंहासन पर कौन नहीं बैठेगा, यानी कि कोई प्रतिद्वंदी बचा नहीं। यानी कि अल्टीमेटली आप देखोगे जून 59 में औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे औरंगजेब बैठता है। और औरंगजेब का 2 उद्देश्य रहता अपने जीवन में। और औरंगजेब पढ़ा लिखा भी था। और आप देखोगे कि जीवन में उसने 2 उद्देश्य रखा था और काफ़ी एक्सपीरियंस भी था उसका, क्योंकि दक्कन का सूबेदार रह चुका था। 2 बार दक्कन में भेजा गया। एक बार आप देखोगे 36 से 44 तक रहा दक्कन में सूबेदार। और एक बार आप देखोगे 52 में दक्कन का सूबेदार रहता है। तो औरंगजेब दक्कन के सूबेदार के रूप में बखूबी अपनी प्रतिभा का परिचय देता है। और लेकिन जो शाहजहां की निकटता है वो जहानारा और दारा के साथ ज़्यादा रहती है। और दारा बड़ा बेटा भी है शाहजहां का। यानी कि मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो बेगम को आप देखोगे तो 14 संतानें थी, 7 मर चुकी थी और 7 जिंदा थी। जिसमें आप देखो कि जो 3 बेटियां थीं और 4 बेटे थे। और बेटियों ने बेटों का साथ दिया और उसका बदला औरंगजेब ने लिया बखूबी। एक तो दारा से भी लिया, दूसरा जहानारा से भी लिया। जहानारा की डेथ बाद में होती है।
इसके बाद अल्टीमेटली आप देखोगे औरंगजेब सिंहासन पर बैठता है, और जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठता है तो वो उसकी दो ही उद्देश्य रहते हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना, किसी का उद्देश्य पूरा हो जाए और उसके बाद उसके विफलता के दिन आ जाए, यानी कि उसके पतन के दिन आ जाए, तो वही हालत औरंगजेब की रही कि दक्कन उसके लिए नासूर सिद्ध हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन की लड़ाई नासूर सिद्ध होती है कॉन्टिनेंटल पॉलिसी के बाद दौरान आप देखोगे, तो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन नासूर सिद्ध होता। उसी तरह दक्कन जो है, अब दक्कन में उलझ जाता है और दक्कन ही उसकी कब्रगाह बन जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो औरंगजेब का जीवन शुरू होता, और औरंगजेब का दो उद्देश्य रहा। देयर आर टू मोटिव्स ऑफ औरंगजेब, जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेज। चरित्र का भी बड़ा एक तरह से नैतिक रूप से बड़ा उत्थान, चरित्र का बड़ा ही इनरिच्ड था, और कहता था कि जो भी इस्लाम के विरुद्ध है वो कतई हो नहीं सकता है। और औरंगजेब ने एक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का पूरी तरह प्रयास किया, और पूरी तरह औरंगजेब ने ये घोषणा कर दिया कि दो उद्देश्य औरंगजेब के हैं। एक तो मराठों को बिल्कुल न्यूनतम बिंदु तक पहुंचा, और दूसरे सिया को भारत से डिस्कनेक्ट कर देना। और सिया राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे कौन? बीजापुर और गोलकुंडा, जहां इसका एक्सपीरियंस भी रह चुका है खुर्रम के समय में, यानी कि शाहजहां के समय में दक्कन का सूबेदार हुआ करता था, और वहाँ काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस था। तो अहमदनगर की विजय तो 1633 में हो गई थी, लेकिन अब बीजापुर और गोलकुंडा ये बचे हुए थे। तो बीजापुर गोलकुंडा की विजय आप देखते हो औरंगजेब के समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। और उसी के बाद संगमेश्वर की लड़ाई होती है, जिसमें मराठे न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाते हैं 1689। यानी कि औरंगजेब को अगर ओवरऑल हमें जानना है तो उसकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को हम जान लें, और उसके विजय अभियान को जान लें, और उसकी नीतियों को जान लें कि इसकी धार्मिक नीतियां क्या है, तो हम समझ रहे हैं ओवरऑल औरंगजेब आपका समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है फेल्योर कर जाता है, जैसे मनसबदारी व्यवस्था है, जागीरदारी संकट है, यानी कि उलझ कर रह जाता है, और एक संस्थागत दोष उत्पन्न हो जाता है जाने अनजाने में मुगल साम्राज्य में, जो अंततः मुगल साम्राज्य को पतन की ओर उन्मुख कर देता है। और जब संस्थागत दोष हो जाता है तो उसमें कोई व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकता है। चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन संस्था में अगर दोष आया तो वो संस्था जो है बिल्कुल कोलैप्स कर देगी। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है कि किस हद तक औरंगजेब जिम्मेदार है मुगल वंश के पतन का, क्योंकि आप देखोगे मुगल वंश इतना बड़ा साम्राज्य बन गया औरंगजेब के समय में कि अगर सूबों की कहानी आप देखोगे तो 12 से 15 सूबे होते हैं जो है अकबर के समय में। और फिर कांगड़ा जो है विजय कर लेता है, लेकिन कांगड़ा को लाहौर सूबे में शामिल कर लिया जाता है जहांगीर के समय में, इसलिए कोई भीड़ वृद्धि नहीं होती है। फिर शाहजहां के समय में कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, इन सूबों को हासिल कर लिया जाता और अलग से ये सूबे बन जाते हैं। तो 3 सूबे ये हो गए, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि जो है बीजापुर और गोलकुंडा, यानी कि 20 सूबे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। और अगर जो मराठों वाले, मराठे के अगर सूबे जो हैं, यानी कि मराठा का जो एक क्षेत्र है रायगढ़ वाला, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो दक्कन में 6 सूबे हो जाएंगे। यानी कि उत्तर भारत में 14 सूबे, और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काबुल सूबा, और दक्कन में 6 सूबों के साथ, यानी कि 21 सूबों के साथ। हालांकि कुछ इतिहासकार 20 सूबे मानते हैं, कुछ 21 सूबे मानते हैं, लेकिन क्लाइमेक्स पर जब था तो पूरी तरह आप देखोगे रायगढ़ को भी इन्होंने छीन लिया था। रायगढ़ के बाद छत्रपति फिर सतारा जाएंगे, और सतारा यानी कि एक तरह से कहा जिंजी जाएंगे, और फिर जिंजी के बाद ये एक तरह से सतारा में रहेंगे, और सतारा में फिर छत्रपति होता था। नहीं तो पेशवा पूना में रहता था और छत्रपति रायगढ़ में, क्योंकि शिवाजी का जो 1674 में राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति के रूप में, वो शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी रायगढ़, वहाँ इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके 2 अभिलाषा थे, और दोनों अभिलाषा इसने पूरा किया, और दोनों मनसा पूरा करने के बाद फिर इसके पतन का समय शुरू हो जाता है। यानी कि अगर ओवरऑल हम लोग औरंगजेब का पूरा अध्ययन करें
औरंगजेब के बारे में अगर पूरा डिटेल अध्ययन किया जाए तो एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जैसे 1665 में आप देखोगे औरंगजेब मंदिरों का विध्वंस करता है और उसके बाद उसके पीछे तर्क भी देता है कि मंदिर जो है षड्यंत्र का केंद्र बन चुके थे और राज्य के विरोध ये जो है षड्यंत्र करते थे, इसलिए मंदिरों को ठिकाना बनाया। और इसके बाद आप देखोगे कि जो तुलादान की परंपरा जो अकबर के समय से चली आ रही थी, उस तुलादान की परंपरा को बंद करवा दिया, झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया, नवरोज को बंद करवा दिया। यानी कि 1669 से देखोगे तो आप लगातार ताबड़तोड़ औरंगजेब की कार्रवाई चलने लगी प्रतिबंधात्मक। इतिहास लेखन को भी बंद करवा दिया। इनके एक दरबारी इतिहासकार थे मिर्जा मोहम्मद काजिम, जिनके द्वारा आलमगीर नामा नामक ग्रंथ लिखा गया, वही एक ग्रंथ लिखा गया, बकिया सारे ग्रंथ छिपे तौर पर लिखे गए। यानी कि संगीत पर प्रतिबंध, समा संगीत पर प्रतिबंध। और चूंकि ये वीणा बजाता था, जैसे औरंगजेब आप देखोगे अकबर नगाड़ा बजाता था और ये वीणा बजाने का शौकीन था, तो वादन को छोड़कर गायन पर प्रतिबंध था। तो समा संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आप देखोगे जैसे मांस, मदिरा या शराब जो है या भांग है, इस तरह का सारी चीजें प्रतिबंधित हो गई। और शैतानपुरी में जो बसाया था वैश्याओं को, उनको भी बोला कि नहीं, ये जो है कारोबार आप बंद करो और या तो पुनर्विवाह कर लो आप, या तो वैवाहिक जीवन बिता लो आप। सारी चीज़ों को इसने ख़त्म कर दिया और उनको भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। यानी कि सारी चीज़ें आप देखोगे औरंगजेब इस्लाम के जो भी विरुद्ध है उसको समाप्त करवा दिया। और एक तरह से अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय में तो इतिहास लेखन आप देखोगे छिपे तौर पर खूब हो रहा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें, इतिहास लेखन पर, यानी कि इतिहास के सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय में लिखी गई, या मनसबदार या हिंदू मनसबदार आप देखोगे सबसे ज्यादा 33% अगर हिंदू मनसबदार देखना तो औरंगजेब के समय में। तो सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा सूबा, सबसे ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कि जो है मनसबदार, सबसे ज़्यादा इतिहास लेखन और सबसे ज़्यादा संगीत पर पुस्तकें औरंगजेब के ही समय में लिखी गई। लेकिन लिखी गई, शब्द पर ध्यान देना, चोरी छिपे लिखी गई। मुंतखाबुल लुबाब के लेखक खफी खां थे, उन्होंने मुंतखाबुल लुबाब नामक ग्रंथ लिख दिया। सकी मुस्तैद खां ने माशरे आलमगिरी नामक ग्रंथ लिख दिया। एक विद्वानों का, अरबी विद्वानों के द्वारा एक संकलन किया गया ग्रंथ फतवाए आलमगिरी, एक बहुत बड़ा इस्लाम का 11 यानी कि 1000 वर्षों के पूरा होने पर इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉ डाइजेस्ट तैयार करवाया, जिसको फतवाए आलमगिरी के नाम से जानते थे। तो इतिहास लेखन के भी क्षेत्र में आप देखोगे कुछ काम हुआ था, लेकिन सारे पर प्रतिबंध लग गया। तो गुप्त रूप से, सुप्त रूप से सारा इतिहास लेखन हो रहा। और इसके बाद आप देखोगे कि इन्हीं के समय में जैसे आगरे यानी कि दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई, जबकि जो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद है वो खुर्रम शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। जबकि दिल्ली के लाल किले में समस्त इमारतें किसकी हैं? शाहजहां की हैं, एक्सेप्ट मोती मस्जिद। लेकिन आगरे के लाल किले में समस्त इमारतें किसकी हैं? अकबर की हैं, लेकिन एक्सेप्ट मोती मस्जिद। ये बार बार क्वेश्चन आता है और बार बार आप गलत करके आते हो। और आएगा, जब लाल किला आएगा तो आपको दिल्ली समझना है। लाल किला आगरा में भी है, लाल किला दिल्ली में भी है। जब दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद आएगा तो आपको चूज करना है औरंगजेब। तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, फिर बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाया। फिदई खां इनके तोपखाने के जो संचालक होते थे, बादशाही मस्जिद बनवाया। और फिर लास्ट में आप देखोगे 1678 में दिलरास बानो बेगम उर्फ राबिउद्दौरानी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया औरंगजेब ने औरंगाबाद में, जिसको काला ताज भी कहते हैं, जिसको सेकंड ताज भी कहते हैं, जिसको दक्षिण भारत का भी ताज कहते हैं, और जिसको ताजमहल की घटिया नकल के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आप देखोगे वास्तुकला के क्षेत्र में जो है बीबी का जो मकबरा बना, यानी कि राबिउद्दौरानी का मकबरा, दिलरास बानो बेगम का मकबरा जो बना 1678 में, उसको सेकंड ताज के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन जो औरंगजेब के समय में एक बहुत ही जो व्यवस्था एक तरह से संकट में आ गई, जिसको हम लोग जागीरदारी संकट के नाम से भी जानते हैं, और ये जागीरदारी संकट बेजागिरी में बदल जाता है, जिसको बेजागिरी संकट भी कहते हैं। यानी कि बहुत से जागीरदार ऐसे थे जो जागीर के बिना थे, यानी कि वेतन के बदले में क्या, वेतन कभी कभी आप देखो कैश में दिया जाता था, लेकिन काइंड में ज्यादा दिया जाता था। तो एक सिद्धांत था। अकबर के समय में व्यवस्था क्यों सफल रही? क्योंकि अकबर के समय में सूबे बढ़ते गए, और आप देखोगे बाद में सूबे की व्यवस्था कोलैप्स हो जाती है, उस मात्रा में सूबे नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, बीजापुर गोलकुंडा के सूबे बढ़ते हैं तो उसको खालसा लैंड में शामिल कर लिया जाता है, और खालसा भूमि का मतलब है कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। और जब खालसा भूमि में आप सूबों को शामिल कर लोगे तो जाहिर सी बात है वहां से उपज होगी नहीं, यानी कि सिस्टम फेल कर जाएगा। यानी कि जागीरदारों की, मनसबदारों की तो जो है संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो भूभाग है उसकी संख्या घट रही है, यानी कि संख्या बढ़ नहीं रही उस अनुपात। तो जाहिर सी बात है ये संकट तो आना ही आना। जैसे आपने इक्तेदारी व्यवस्था देखा, ले डूबा जो है दिल्ली सल्तनत, उसी तरह से जो जमींदारी यानी कि जागीरदारी जो व्यवस्था है वो ले डूबेगी इनको। जैसे आप देखोगे ढेर सारी जागीरें होती थी, जैसे अल्तमगा जागीर होती थी, महाले पैवाकी जागीर होती थी, वतन जागीर होती थी, मदते मास लैंड होता था, ऐसे ढेर सारे, सयुरगल होता था, खालसा भूमि होती थी। तो खालसा भूमि का मतलब है कि राजस्व के मतलब नियंत्रण, यानी कि राजा के नियंत्रण वाली भूमि जो होती थी। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो औरंगजेब के समय में एक तरह से बहुत बड़ा ये संकट उपस्थित होता है। और औरंगजेब के समय में जब आप देखते हो हर जगह इन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगा दिया, तो इनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू होता है, जिसमें 1669 में एक विद्रोह होता है गोकुला के नेतृत्व में, जाट विद्रोह। जाट ये आगरा, मथुरा, भरतपुर की तरफ जो है खेती बाड़ी का ये काम करते थे, और गोकुला के नेतृत्व में ये जाट विद्रोह होता है। लेकिन बाद में मुगल सेना से मुकाबला करते हुए और एक तरह से तिलपत के युद्ध में गोकुला मारा जाता है 86 के आसपास। और जब गोकुला की जो है मर्डर हो जाता है तो फिर राजा राम, यानी कि राम चेहरा और राजा राम के नेतृत्व में एक तरह से ये विद्रोह होता है। और जब राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह होता है तो राजा राम गुस्से में जो है जाकर सिकंदरा में अकबर का कब्र खोद डालता है और उससे हड्डियां निकाल कर उसको जला डालता है। मतलब एक हिंदू की तरह उसका संस्कार करता है कि मतलब उसको गुस्सा आ जाए औरंगजेब को, और गुस्सा आ गया औरंगजेब और उसकी भी हत्या हो गई। इसके बाद आप देखोगे कि बदन सिंह चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा, चूड़ामन फिर आप देखोगे कि एक तरह से उधर जो है जाट राज्य का निर्माण करने में बाद में सफल हो जाते हैं, लेकिन चूड़ामन ने जो है बाद में आत्महत्या कर लिया और बदन सिंह जो है उसके शासक रहे। और बाद में आप देखोगे कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो 1720-22 के दौर में भरतपुर राज्य की स्थापना हो जाती है जाट राज्य के रूप में। और उसी में एक सूरजमल आते हैं जो तटस्थ रहते हैं पानीपत के 3rd युद्ध के समय में मराठों के विरुद्ध, जिनको जाटों का अफलातून भी कहा जाता। सूरजमल बहुत सूझबूझ वाले शासक थे, यानी कि एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू कर दिया था जो है इन्होंने जाटों ने। इसके बाद आप देखोगे एक प्रकरण आता सतनामियों का, जो सिर मुड़ा के चलते थे मुंडा के रूप में और कबीरपंथी थे। सतनामियों का एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, वो भी बड़ा एक तरह से कह लीजिए प्रतिरोध करता और बड़ा ही संघर्ष होता मुगल सेना से। इसके बाद आप सिख धर्म का जानते ही हैं, बहुत बड़ा एक विरोध हो जाता है, यानी कि जोर जबरदस्ती ये करते हैं और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन जो सिखों के आप देखोगे 9वें गुरु हैं वो पीछे हटते नहीं हैं और मुकाबला हो जाता है। और इस तरह से उनको ले जाकर दिल्ली में शीशगंज में उनके 5 जो है और सहयोगी रहते हैं, और शीशगंज में इनका जो है सिर कलम कर दिया जाता है गुरु तेग बहादुर का। और गुरु तेग बहादुर की जो शहादत होती है, इससे सिख धर्म में बिल्कुल एकदम आग लग जाती है। और सिख धर्म में आप देखोगे कि इनके इकलौते बेटे रहते हैं गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु रहते हैं। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन में खालसा पंथ की स्थापना कर दिया और एक मोर्चा छेड़ दिया फिर औरंगजेब के विरुद्ध। क्योंकि औरंगजेब आप देखोगे फिर दक्षिण भारत में इन्वॉल्व हो जाएगा,
प्रिंस अकबर के प्रकरण को लेकर औरंगजेब दक्षिण आ जाएगा, फिर उत्तर जाने का उसको मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे समय में आप देखोगे कि लड़ाई जो है सिख मुगल सेना से होती रहती है गुरु गोविंद सिंह की। और गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे रहते हैं, यानी कि फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और एक तरह से अजीत सिंह। और 4 बेटों में 2 बेटों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा देता। यानी कि ऐसी प्रतिक्रियावादी नीतियां और ढेर सारी लड़ाई होती है सिख से और जो है एक तरह से मुगलों से। और वजीर खां के जो है जो आदेश देता औरंगजेब, तो वजीर खां वो जिंदा दीवार में उसको चिनवाने का काम करता है। बाद में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ये चले जाते हैं दक्षिण भारत और नांदेड़ नामक आश्रम पे। इनकी मुलाकात बंदा बैरागी से होती है, वही लक्ष्मण देव जो राजौरी में रहते थे और बैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, और राजौरी से पूरा परिवार लेकर चले आए थे गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ आश्रम में ये रह रहे थे, बैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उसी बंदा बैरागी को इन्होंने अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो एक खालसा सिख हैं और एक बंदई सिख हैं। जो बंदा बहादुर के अनुयायी हैं वो बंदई सिख कहलाते हैं, और जो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी हैं वो खालसा सिख कहलाते हैं। तो वहीं से आप देखोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। और जमशीद खाना नामक पठान के द्वारा 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है दक्षिण भारत में। इसलिए आप नांदेड़ में इनका आश्रम, नांदेड़ का संत भी इनको कहते हैं। और वहीं से बंदा बहादुर फिर पहले और 10वें गुरु के नाम से सिक्का चलाते हैं। और फिर से जो है इनसे आकर जो है फिर मुअज्जम आता है, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बनता औरंगजेब के बाद। फिर मेल मिलाप की नीति होती है और बाद में लड़ाई हो जाती है मुगल सेना से। तो वो हम लोग जब सिख पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में तब उसको ले आएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि बड़ा विरोधात्मक कार्य रहा, बड़ा ही प्रतिरोधात्मक कार्य रहा, और जगह जगह से इनको प्रतिरोध और विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक चीज़ और आप देखोगे कि जो दक्कन में इनका एक बेटा था प्रिंस अकबर करके, राजकुमार अकबर, और वो विद्रोही प्रकृति का था थोड़ा, तो वो मारवाड़ मेवाड़ के राजपूतों के साथ समझौता कर लेता। और उसकी ये महत्वाकांक्षा रहती है कि जब इनका प्रोत्साहन मिलता है तो वो सोचता है कि औरंगजेब के विरुद्ध बगावत कर जाएं, और इनके प्रोत्साहन से हम अपने को बादशाह घोषित कर लें और इन्हें जो है औरंगजेब को हटा दें रास्ते से। और औरंगजेब को ये बात जब पता चलती तो औरंगजेब लेटर बना के एक डाल देता राजपूतों के खेमे में कि ये जो है मिल चुका है और ये मरवाना चाहता है, आप सभी लोगों को धीरे धीरे ख़त्म करवा देगा। और ये जो कन्फ्यूजन यानी कि भ्रमात्मक लेटर जो है खेमे में जब जाता है तो वो समझ जाते हैं कि नहीं ये हमारा शत्रु तो नहीं सिद्ध होगा अंततः, तो वो साथ छोड़ देते हैं इसका। और एक तरह से फिर ये भाग आता है दक्कन में, फिर आता है ये मराठों के पास। और मराठों में आप देखोगे कि 1674 में छत्रपति बनते हैं शिवाजी, और 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। और फिर 1680 में शिवाजी के बाद इनके जो है बेटे बनने में कामयाब हो जाते हैं संभाजी। यानी कि संभाजी छत्रपति बनने में जब कामयाब हो जाते हैं तो कभी कलश उनके जो है पेशवा रहते हैं, और संभाजी का शरण में आ जाता है प्रिंस अकबर। और संभाजी उसको आश्वासन देते हैं, मदद देने की बात करते हैं। इसके बाद टारगेट पर आते हैं मराठे। और इससे पहले आप देखोगे कि बीजापुर और गोलकुंडा में औरंगजेब जो है यानी कि 1686 में बीजापुर की फतह हो जाती है औरंगजेब की, और 1687 में गोलकुंडा की जो सोने की चाबी है वो मिल जाती है। जैसे अकबर को अशीरगढ़ की विजय हुई 1601 में, उसी तरह से आप देखोगे 1687 में गोलकुंडा की फतह होती है। और गोलकुंडा और बीजापुर की विजय इनकी एक तरह से कह लीजिए कि पूरे मंशा को पूरा करती है। तो नेक्स्ट कदम इनका फिर जो है और यानी कि जो है मराठों के प्रति रहता है। और जब देख लेता है कि मराठे जगह जगह पे पराजित हो रहे हैं तो प्रिंस अकबर फिर फारस के तरफ चला जाता है। और प्रिंस अकबर फिर फारस के तरफ जाता और वहीं उसका कालांतर में डेथ हो जाता है काफ़ी लंबे समय के बाद। और फिर यहाँ मराठों के साथ मुगलों का संघर्ष छिड़ जाता है। और 1689 में आप देखोगे एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है।
तो 1686 में बीजापुर की विजय हो जाती है और 1 लाख पेंशन दे देते हैं ये सिकंदर शाह को, वहाँ का शासक रहता है। और इसके बाद आप देखो कि गोलकुंडा की विजय हो जाती है और दोनों सिया राज्य रहते हैं और दोनों को आप बाद में देखोगे तो खालसा भूमि में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो विजय है। अब इसके बाद ये मराठों के विरुद्ध जब अभियान शुरू होता है तो मराठों के विरुद्ध एक लड़ाई हो जाती है जिसमें आप कह लीजिए कि संगमेश्वर की लड़ाई होती है। बैटल ऑफ संगमेश्वर यानी कि 1689 में लड़ाई हो जाती है जिसमें कवि कलश समेत और संभाजी की पराजय होती है। और कहा जाता है कि इतना दुर्दांत कार्य करता है औरंगजेब कि संभाजी के खाल में भूसा भरवा के पूरा मराठवाड़ा में घुमवाता है। यानी कि कहते हैं कि औरंगजेब कमिटेड अ ब्लंडर हिमालयन मिस्टेक। कभी कभी होता है कि इतिहास से हम सीख नहीं ले पाते हैं जिसके कारण भी हम एक ऐसी गलती कर देते हैं जो नासूर सिद्ध हो जाता है। और यहाँ से आप देखोगे कि दक्कन में इनका जो है बी चैप्टर शुरू हो जाता है, यानी कि पतन का समय शुरू हो जाएगा। और संगमेश्वर की लड़ाई से जैसे इन्होंने दारा, जब देवराई की लड़ाई हुई उसके बाद दारा के खाल में भूसा भरवा के दिल्ली में घुमवाया था, वही इन्होंने रिपीट किया जो है। तो वहाँ तो भाई का प्रकरण था, अब यहाँ मराठे पूरा उसको नेशनलिज्म यानी कि नेशनल वॉर ऑफ लिबरेशन के रूप में ले लिए और ये लड़ाई 20 वर्षों तक नॉन स्टॉप चलती रही। तो दक्कन इनके लिए आप देखोगे रियली कब्र सिद्ध होता है। फिर यहाँ से लड़ाई जब शुरू होती है इसके बाद राजा राम बनते हैं और राजा राम की डेथ हो जाती है 1700 ईस्वी में। फिर ताराबाई नेतृत्व करती हैं और फिर जो है 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। वहाँ तक ये लड़ाई चलती रहती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव के साथ हम लोग सारे बादशाहों का अध्ययन कर लिए। यानी कि 6 बादशाह थे और उसमें एक सूरवंश था जिसको द्वितीय है बखूबी कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सिस्टम पर आना चाहते हैं और लास्ट में देखोगे औरंगजेब की डेथ हो जाती है और औरंगजेब को भी वहाँ जो है वहीं पर दफना दिया जाता है जहाँ रविउद्दौरानी का मकबरा। अब इस प्रकार से अगर हम लोग देखें सिस्टम को कि जो मुगल वंश इतना बड़ा जो साम्राज्य है, इस गवर्निंग बॉडी यानी कि ये गवर्न कैसे होता है, तो इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे इसके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट का कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य है उसमें आप देखोगे अगर हम लोग तुलना करें आज के सिस्टम से, आज की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टरी है, आज की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है जिसमें 2 प्रकार के हेड होते हैं, एक राज्यकर्ता और एक शासनकर्ता है। एक राज्य का हेड होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं भारत का, जो हमारा राष्ट्रपति है, और एक रियल हेड होता है जो हमारा प्रधानमंत्री है। यानी कि राष्ट्रपति को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारा ब्रिटिश राजा के तरह तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको स्टाम्प की मोहर तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन राष्ट्रपति जो हमारा है वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड है और जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो रियल हेड हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। लेकिन अगर उस व्यवस्था से इसकी तुलना किया जाए तो यहाँ ऑल टाइप्स ऑफ पावर रियली वेस्टेड इन किंग, रियली वेस्टेड इन बादशाह। सभी प्रकार की जो वास्तविक शक्तियां उसका उपभोग कौन कर रहा, अल्टीमेटली बादशाह कर रहा। यानी कि सारे प्रकार का, जैसे न्यायिक शक्तियां हैं, राजस्व की शक्तियां हैं, और आप देखोगे जो सैन्य शक्तियां हैं, रियल कमांडर इन चीफ खुद में है, जो डिफेंस की शक्तियां, जो फिनांस की शक्तियां हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ पावर रियली वेस्टेड इन किंग। ये बहुत बड़ा एक अंतर है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स किंग। सभी प्रकार के मंत्रीगण अगर हैं तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बादशाह के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जबकि हमारे यहाँ आप देखो ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स एट यूनियन लेवल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, but all types of ministers at union level collectively responsible towards the popular house। लोकप्रिय सदन के प्रति हैं सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आ जाए तो मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
लेकिन इतिहास में आप देखोगे तो खूबसूरत, यानी कि सभी प्रकार के वास्तविक शक्तियों का उपभोग राजा ही कर रहा, यानी कि बादशाह ही कर रहा, सुल्तान ही करता था। यानी कि भारत में आप देखोगे तो 26 जनवरी 1950 में जब तक भारत गणतंत्र नहीं होता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही रहती है। और यहाँ जो मुगल राजतंत्र है उसमें भी आप देखोगे वंशानुगत है, एक तरह से निरंकुश राजतंत्र। अब उसमें अगर प्रजा हितैषी है तो अच्छी बात है, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। उसमें आप देखोगे ईरानी परंपरा है, तुरानी परंपरा है, पूरा समन्वित जो रूप एक तरह से कह लीजिए कि शासन प्रशासन में देखने को मिलता है। तो सभी प्रकार की वास्तविक शक्तियां खुद जो है वो बादशाह में है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन जो कि बहुत बड़ा है, उसको संचालित करने के लिए विभिन्न भागों में उसको बांटना पड़ेगा। तो शासन के सुविधा को आप देखोगे, अच्छा डिवाइन पावर आप देखोगे खूब है। बाबर को आप देखो, बाबर हुमायूं का तो कोई राजत्व का सिद्धांत पर्टिकुलर था नहीं, लेकिन अकबर को आप देखो, फर्रे इजीदी का सिद्धांत अबुल फजल कहता है, कियाम खुरा का सिद्धांत का अबुल फजल पेश करता है। यानी कि जो है दैवीय शक्ति में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि द हार्ट ऑफ द यानी कि द लाइट ऑफ द गॉड पेनिट्रेटिंग द हार्ट ऑफ अकबर। अकबर को कहा जाता है कि अकबर का हृदय जो है वो खुदा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कियाम खुरा का सिद्धांत है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। हुमायूं के बारे में देखो आप, ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। 7 दिनों में 7 कलर होता था, 7 दिनों में 7 ड्रेस पहनता था। यानी कि कलर के हिसाब से ज्योतिष का बड़ा प्रकांड, गणित ज्योतिष और इसका जो है जोडिएक साइन, राशि चक्र आप देखो, जहांगीर के आप देखो समय में, शाहजहां को देखो आप। यानी कि सारे के सारे जितने बादशाह हैं सभी डिवाइन पावर में विश्वास कर रहे हैं, यानी कि दैवीय सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत को विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर आप देखें कि शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये विभाजन कैसे किए, जैसे आज आप देखो कि सूबा यानी कि केंद्र टूटा तो केंद्र के बाद सूबा बना, यानी कि प्रांत बना, प्रांत के बाद फिर परगने बने, फिर डिस्ट्रिक्ट इकाइयाँ, फिर ब्लॉक है, तहसील है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें हैं। उसी तरह आप देखोगे खूबसूरत व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए आप देखोगे तो यानी कि केंद्र में सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो बादशाह। अब जब केंद्र टूटेगा तो क्या बनाएगा, यानी कि प्रांत बनाएगा, और प्रांत को हम लोग क्या कहते हैं, सूबा कहते हैं। और इस सूबे की संख्या आप देखोगे तो पहले जो है 12 थी, +3 हो गई, खुर्रम के समय में +3 हो जाएगी, और औरंगजेब के समय में +3 हो जाएगी। यानी कि टोटल आप देखोगे तो 21 सूबे हो जाएंगे। यानी कि केंद्र टूटा तो प्रांत बना, प्रांत ब्रेकअप होगा तो क्या बनाएगा, एक तरह से कह लीजिए कि सरकार बनाएगा। ये जरूर याद रखना, बार बार क्वेश्चन आता है जनपद को क्या कहते हैं, यानी कि जनपद या जिले की इकाई को सरकार कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाएगा सिक आपका, यानी कि सिक या परगना, इसको हम लोग परगना कहते हैं। और लास्ट जो आपकी इकाई आएगी इसको हम लोग ग्राम कहते हैं। यानी कि इस तरह से आप देखो कि इकाइयां टूट रही हैं और शासन प्रशासन इन लेवल पर जा रहा। यानी कि बादशाह, और बादशाह के बाद केंद्र के बाद, जैसे आज केंद्र है, प्रांत है और जनपद है, जिले का शासन प्रशासन, फिर परगने का शासन प्रशासन। यानी कि सत्ता का बखूबी विकेंद्रीकरण दिख रहा। लेकिन ऑल टाइप्स ऑफ रियल पावर रियली बेस्टेड इन बादशाह। अब आप देखो कि वास्तव में जो सर्वोच्च पद है वो एक तरह से दीवान ए वकील मुतलक करके एक पद आया था। वकील मुतलक करके एक पद का सृजन किया गया था, और यह पद जो है बैरम खां के लिए था। बैरम खां यानी कि अकबर के समय में आप देखोगे
तो अकबर को इस सिस्टम का जनक माना जाता है, जो अकबर एक तरह से लिया, शेरशाह सूरी से सीख लिया। तो एक प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के पद जैसा था एक वकील। आप बाद में देखोगे तो ये वजीर या दीवान में मर्ज हो जाएगा। लेकिन बैरम खां, और बैरम खां का जब पतन होता तो आप देखो, ताज्जुब की बात है कि 6 माह में आप देखो 8-8 वजीर बदल जाएंगे, इसी कंफ्यूजन में कि कोई महत्वाकांक्षी तो नहीं हो रहा बैरम खां की तरह। तो ये बहुत बड़ा एक पद होता था वकील मुतलक का, जिसको हम लोग पीएम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि वजीर होता था या वजीर आला होता था, इसी को हम लोग कहते हैं दीवान। वजीर आजम या वजीर आला या दीवान करके होता था ये पद। और इसी दीवान यानी कि रेवेन्यू का पद है, फिनांस अफसर जैसे हम लोग कहते हैं कि वित्त मंत्री की तरह। और इनकी जो महत्वपूर्ण आप देखोगे, इनके अधीन बहुत से पद हैं। इनके अधीन अगर आप देखो तो एक आता था क्या, दीवाने तन करके आता था, जो वेतन वगैरह की ध्यान देता था। और एक आता था दीवाने वयुतात करके एक पद आता था, दीवाने वयुतात होता था। और एक दीवाने आपका एक मुस्तौफी होता था, दीवाने मुस्तौफी होता था। और एक होता था दीवाने मुशरिफ होता था, यानी कि मुस्तौफी और मुशरिफ मुबालिक, मुशरिफ होता था। तो ये आप देखो कि इन्हीं के अधीन जो है ये पद होते थे। दीवाने जागीर होता था। जितने रेवेन्यू वाले महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे दीवाने तन वेतन वगैरह की ध्यान रखता था, वेतन भत्तों का। और एक जो है दीवाने वयुतात, दीवाने वयुतात का मतलब होता था ये कारखानों की देखरेख करता था, जो कारखाने का प्रमुख होता था उसको दीवाने वयुतात कहते थे। और एक होता था मुस्तौफी मुबालिक, जो आप सल्तनत में भी देखोगे ये पद मिलेगा। मुस्तौफी मुबालिक का मतलब होता है कि एक तरह से ऑडिटर जनरल, लेखा परीक्षण, जो लेखा परीक्षक की भूमिका में रहता था, जो ऑडिट करता था, वो मुस्तौफी होता था। और जो लेखाकार अकाउंटेंट होता था, जैसे हमारा सीएजी है, सीएजी से आप देखो अब तो 76 में अलग हो गया वो, नहीं तो कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलिंग तो करता नहीं, ऑडिटिंग करता। अकाउंटिंग सेक्शन अलग कर दिया गया 76 में। तो आप देखो कि एक चीज मुशरिफ जो है वो अकाउंटेंट की हैसियत से, महालेखाकार की हैसियत से है, और ये महालेखा परीक्षक की हैसियत से। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय दीवान के अधीन ही है। और इसके बाद आप देखो एक बहुत खूबसूरत पद आता था जिसको मीर ए बख्शी कहते थे। और ये बार बार क्वेश्चन आता था कि मीर बख्शी का क्या काम होता था। तो मीर बख्शी सैन्य क्षेत्र की देखरेख करता था, यानी कि उनकी रख रखाव, उनकी भर्ती, उनको रसद आपूर्ति, यानी कि जितना भी सेना के क्षेत्र में काम है वो सब मीर बख्शी मैनेजमेंट करेगा। लेकिन मीर बख्शी के बारे में आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है एक तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरह है, लेकिन ये कभी भी कमांडर इन चीफ नहीं होता था। कभी कभी कंफ्यूजन में हम लोग देखते थे कि हमें लगता है कि मीर बख्शी ही सेनापति है। सेनापति नहीं है, सेना नायक नहीं। सेना नायक यानी कि हमारा जो है बादशाह ही होता था। तो आप देखो कितना मतलब शक्तियों का कितना विकेंद्रीकरण है देखने में। लेकिन ऑल टाइप्स ऑफ पावर रियली बेस्टेड इन बादशाह। तो ये चीज दिमाग में रखना, मीर बख्शी होता था। और मीर बख्शी एक लेटर जारी करता था, सरखत, इसको तो आप कभी भूलना ही मत। ये जो सरखत नामक एक पत्र होता था जिसमें सबके वेतन वगैरह भत्ते वगैरह निश्चित होते थे। तो ये आईएएस में क्वेश्चन आया कि सरखत से आप क्या समझते थे। तो ये सरखत पर जब तक मीर बख्शी का साइन नहीं हो जाता था तब तक किसी को वेतन नहीं मिलता था। ये सरखत यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन ये कमांडर इन चीफ नहीं। हाँ, भर्ती है, रख रखाव है, सारा काम ये देखेगा। जैसे आपने देखा होगा दीवाने अर्ज, आरिज मुबालिक, तो दीवाने अर्ज इज इक्वल टू मीर बख्शी। दीवाने विजारत इज इक्वल टू वजीर। वहां भी आप देखो ढेर सारे पद थे। दीवाने वकूफ था, दीवाने मुस्तखराज था,
दीवाने रियासत था, दीवाने सियासत था, दीवाने अमीर कोही था, दीवाने बंदगन था, बहुत ढेर सारे विभाग थे। उसी तरह यहाँ भी ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो एक पद होता था शद्र व सुदूर। शद्र व सुदूर, शद्र व सुदूर का जो पद होता था इसे हम लोग कहते थे प्रमुख सद्र, यानी कि धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। और कभी कभी इसे न्यायिक मामले भी मिल जाते थे। तो धार्मिक मामलों का अगर सबसे बड़ा पदाधिकारी, न्यायिक मामले भी कभी कभी इसको मिलते थे, तो वो सद्र व सुदूर है, यानी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का काम इसको मिला था। इसके बाद आप देखोगे एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो इसको हम लोग CJI कह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि काजी उल कुजात। काजी उल कुजात का एक पद था जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भी जान सकते हैं। काजी, प्रमुख काजी, क्योंकि काजी ये सूबा भी होता था। तो प्रमुख काजी आ गया, प्रमुख बख्शी आ गया, प्रमुख दीवान आ गया, तो केंद्र का है। और दीवाने सूबा आ गया, बख्शी सूबा आ गया, तो ये सूबे में चले जाते थे। सारी व्यवस्था आप देखोगे एज इट इज। और यहाँ आप देखोगे काजी उल कुजात यानी कि चीफ जस्टिस होता था। और इसके बाद होता था मीर आतिश, नाम से ही लग रहा आप देखो मीर आतिश, यानी कि दरोगाए तोपखाना। दारोगा ये तोपखाना के नाम से जाना जाता था, दारोगा, दारोगा ये तोपखाना। और तोपखाने का प्रबंधन आप जानते ही हो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे मुस्तफ़ा को देखो, अली कुली को देखो आप, तोपखाने के संचालक थे बाबर के समय में। कबीर को देखो आप, जो है वो उनके समय में, अकबर के समय में संचालन करते थे तोपखाने का। शाहजहां के समय आप देखो, औरंगजेब के समय में फिदई खां होते थे, तोपखाने का जो संचालन करते थे। तो आप इस तरह से देखो तोपखाने में, और तोपखाने की बड़ी देख रेख करते थे। तोपखाने में आप देखोगे एक जिनसी होती थी, बहुत भारी तोपें, जिनका नाम होता था जैसे शेर खां करके था और लश्करे करके था। और एक होती थी हस्ती तोपें, यानी दस्ती तोपें। दस्ती का मतलब जो हल्की तोपें होती थी, जिनको हमको गजनाल कहते थे और सुतुर नाल कहते थे, जो ऊँटों पर रख कर ले जाई जाती थी। और एक नर नाल था जिसको आप वो बॉर्डर पिक्चर में देखे, वो तोप लेके घूमता था, गोले लेके घूमता था तोप का पूरा। तो वो कुछ जो है व्यक्तियों के द्वारा ढोए जाते थे, कुछ बैलगाड़ी पे रख के तोप ले जाई जाती थी, कुछ जो है पहिए पर रख के तोप चलती थी। यानी कि तोप खाने का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए एक विभाग था। एक केंद्रीय विभाग के रूप में आप देखोगे दारोगा ए डाक चौकी, दारोगा ए डाक चौकी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। नाम से ही लग रहा डाक चौकी, यानी कि ये काम क्या करता था, ये जो है गुप्तचर का काम करता था, दारोगा ए डाक चौकी करके। अब इसी तरह का विभाग आप अगर केंद्र में देखो, यानी कि प्रांत में अगर आप देखोगे तो यहाँ सूबेदार होता था, जिसको हम लोग छोटा पादशाह कह सकते हैं। और यहाँ दीवान होता था, दीवाने सूबा। और यहाँ बख्शी भी होता था, बख्शी होता था। और यहाँ एक आप देखोगे वाकया नवीश होता था, वाकया नवीश करके होता था। तो सूबे में भी आप देखोगे ऐसी व्यवस्था बनती चली जा रही। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ जो व्यवस्था है, यानी कि डीएम, यानी कि सरकार, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते थे, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था वो फौजदार होता था। और फौजदार के नीचे आप देखोगे तो अमल गुजार होगा, अमल गुजार। और इसके बाद फिर बितिक्ची होगा, बितिक्ची होगा। और इसके बाद आप देखोगे खजानदार होगा, बितिक्ची और खजानदार। अब आप देखो कि यहाँ जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि आप अगर दिल्ली सल्तनत से तुलना करोगे तो वहाँ सिकदार था डीएम, और यहाँ फौजदार है। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में सरकार किसे कहते थे, तो जनपद को सरकार कहते थे। आप ये इकाई देखो कि सरकार वॉज नॉट अ गवर्नमेंट इन मुगल पीरियड, सरकार वॉज अ डिस्ट्रिक्ट इन मुगल पीरियड एंड फौजदार वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि मुगल काल का अगर डीएम आ जाए तो फौजदार को बताना है, और मुगल काल में अगर जिले का राजस्व पदाधिकारी आ जाए तो अमल गुजार। और अगर मुगल काल में कलर का आ जाए, यानी कि जिला अधिकारी के ऑफिस में कलर का काम कौन कर रहा, बितिक्ची।
और ट्रेजरी अफसर का काम कौन कर रहा है, जिसको आप देख रहे हो खजानदार। इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी है। यहाँ परगने में देखोगे आप तो परगने का जो परगना मजिस्ट्रेट है सिकदार है। सिकदार के नीचे आप देखोगे आमिल है। आमिल आप देखो, आमिल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि आमिल की नियुक्ति खूब जो है आप अकबर के समय में देखोगे तो इनके लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि 1 करोड़ दाम वसूल के ले आओ। तो ये करोड़ी के नाम से ये पद बड़ा फेमस हो गया। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि करोड़ी के नाम से कौन सा पदाधिकारी फेमस है। और एक क्वेश्चन और आता है कि गांव और केंद्र के मध्य बिचौलिए का काम कौन करता है, तो आमिल। यानी कि गांव और केंद्र के मध्य जो लिंकिंग पदाधिकारी है, जो लिंक करता है। अब सोचो बादशाह, बहुत से बादशाह हमारे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप देखो कितना दिमाग इन्होंने लगाया कि यानी कि अमल, यानी कि दीवान को नहीं दिया, अमल गुजार को नहीं दिया, सूबेदार को नहीं दिया, और ये व्यवस्था किसको दिया, आमिल को। और आमिल कभी हिमाकत नहीं कर सकता केंद्र से बगावत करने की, और आमिल बिचौलिए का काम कर रहा है। और अब आप देखो कि यानी कि यहाँ फौतदार होगा, यहाँ फौतदार होगा, और यहाँ कारकून होगा। कारकून, जैसे आप कारकून देखो तो ये परगने में जो कलर का काम करता था वो कारकून करता था, और परगने में जो ट्रेजरी अफसर होता था वो फौजदार होता था। यानी कि आप देखो कैसे पद सोपानिक व्यवस्था को बिल्कुल सजाया गया। यानी कि खजानदार इज इक्वल टू फौजदार। अगर परगने का ट्रेजरी अफसर आ जाए तो फौजदार लगाना, और जिला अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी अफसर आ जाए, यानी कि जिले में जो ट्रेजरी अफसर होता था वो खजानदार होता था। और आमिल करोड़ी के नाम से, क्योंकि करोड़ी दाम वसूल करता था। और ये आमिल किसके पास जाता था, मुकद्दम के पास, और मुकद्दम से रिकॉर्ड लेता था और फिर बादशाह को रिकॉर्ड जाके दिखाता था। आप देखो कितनी खूबसूरत व्यवस्था, कभी भी टैक्सेशन को लेकर कभी विद्रोह नहीं हुआ। यानी कि आप देखो, और इसके बाद गांव जो है प्राय स्वतंत्र होता था, और गांव में कौन होते थे, खुद होते थे, खुद होते थे, मुकद्दम होते थे, और एक तरह से चौधरी होते थे, चौधरी होते थे, अमीन होते थे, पटवारी होते थे। अब आप देखो धीरे धीरे सारे पद आ जाएंगे। खुद का मतलब क्या है कि ये जमींदार होते थे। खुद आप देखोगे तो ये जमींदार के भूमिका में होते थे, खुद मुकद्दम, चौधरी, और जो अमीन और पटवारी। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो खुद जो है, जैसे कहते हैं हम लोग खुद कास्त, पाही कास्त, मुजारियान, 3 प्रकार के काश्तकार होते थे। खुद कास्त है, पाही कास्त है, मुजारियान है। जैसे खुद कास्त का मतलब लैंडलॉर्ड, खुद खेती करवा रहे हैं। पाही कास्त का मतलब कहीं दूर जाके खेती करवा रहे हैं। अब मुजारियान का मतलब है कि जब अपने श्रम का आप निवेश अपने खेत पे नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कि जो आपके पास खेत है उसमें आप अपना श्रम, यानी कि इतना भी ज़्यादा नहीं खेत है तो आप किसी खेत को लेकर कर रहे हो, आप पट्टे पर ले लिए, तो वो मुजारियान होता था। यानी कि इस तरह से आप देखो तो पूरा व्यवस्था, जैसे आप उत्तर भारत में देखोगे, राजस्थान में देखोगे, आप जैसे महाराष्ट्र में देखोगे, आप महाराष्ट्र में संपन्न किसान को मिरासदार कहते थे। वहीं आप संगम में जाओ, दक्षिण भारत में आप जाओ, संपन्न किसान को आप देखो बेल्लालर कहलाते थे, घरहुल कहलाते थे। राजपूताना में आप देखो, राजपूताना में जो है घरहुल कहलाते थे संपन्न किसान। उत्तर भारत में आप देखो तो खुद कास्ट कहलाते थे। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है यहाँ आप देखोगे तो यहाँ जो खुद है ये छोटे छोटे जमींदार होते थे, और ये टैक्स कलेक्टर होते थे, मुकद्दम, टैक्स कलेक्टर एट विलेज लेवल। यानी कि विलेज लेवल पर जो टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा है वो मुकद्दम, और मुकद्दम से रिकॉर्ड ले रहा कौन, आमिल। और आमिल नाम आप देखो कितना खूबसूरत, यानी कि आमिल जो नाम है कि आमिल तुझे मिलाएं और तुरंत तेरी खातिर कराएं। यानी कि आमिल क्या कह रहा है, आप देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनता है कि कौन लिंक कर रहा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू, राजस्व का सबसे बड़ा, आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, खजाने में जो राशि जमा हो रही है वो सबसे बड़ा क्या है, लैंड रेवेन्यू। और लैंड रेवेन्यू कहाँ से आ रहा, गांव से। और गांव में टैक्स कलेक्शन का काम कौन कर रहा, मुकद्दम।
और मुकद्दम से रिकॉर्ड कौन ले रहा? आमिल। और आमिल रिकॉर्ड लेकर कहाँ पहुंच रहा? बादशाह के पास। तो आप सोचो कितना मतलब व्यवस्था, और उसकी लिखा पढ़ी जो कर रहा अमीन, और इसकी जो सहायता कर रहा वो पटवारी। तो ये चीज आप देखो कि इस तरह से जो व्यवस्था बन रही है। चौधरी क्या है? प्रशासनिक अधिकारी। जैसे आप बहुत जगह देखोगे अलूटे बलूटे सलूटे जो बने हैं महाराष्ट्र वगैरह में, ये जो मिलेंगे ढेर सारे जो गांव के पदाधिकारी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में आपने देखा कि नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था। तो जो नायंकर व्यवस्था वो नायक यानी कि प्रांत लेवल पर है, और जो आयंगर व्यवस्था वो स्थानीय लेवल पर है। 12 पदाधिकारियों की गांव में नियुक्ति कर देते थे, जिनको आयगार कहते थे, आयंगर व्यवस्था। तो नायंकर व्यवस्था तो उसको ले डूबी। इक्तेदारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत को चौपट कर दी, और जो जागीरदारी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मुगल काल में आप देखो फ्रैक्शन कर जाएगी। जैसे जब मनसबदारी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये मनसबदारी व्यवस्था जो गुणवत्ता का कारण बनी अकबर के समय में। आप देखो जहांगीर के समय में भी इसमें बहुत ही अच्छा रहा रिस्पॉन्स, क्योंकि 2 अस्पा और सी अस्पा, यानी कि सवार आप सोचो, सवार 2-2 घोड़े के साथ होता था, सवार 3-3 घोड़े के साथ होता था। लेकिन जब यही व्यवस्था औरंगजेब के समय में बढ़ी तो आप देखो जो पता चला कि घोड़े जो है सवार है ही नहीं, यानी कि घोड़े सवार 2 हैं, घोड़ा 1 है। यानी कि सवार 2 हैं, घोड़े 1 है। तो यानी कि ये घुड़सवार व्यवस्था कैसे चलेगी? और ऐसे अतिरिक्त घोड़े होते थे, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में अटैक करना पड़ता था। पता चला एक घोड़ा खत्म हो गया, वहीं वो भी खत्म हो गया, घुड़सवार भी खत्म हो गया। तो घुड़सवार अतिरिक्त घोड़े के साथ रहता था। तब वो मुगल सेना देखने को मिली जो घुड़सवार सेना थी, बहुत जबरदस्त मुगलों की। लेकिन आप देखो एक व्यवस्था ऐसी आई सी अस्पा, जहां 3 अतिरिक्त घोड़े हैं सवार के पास। वो जो मनसबदारी व्यवस्था है वो जो शुरुआत किया अब्बा सईद ने, और जो भारत में जातो सवार की व्यवस्था शुरू किया जो है अकबर ने, उसमें आप देखो जहांगीर के समय में बहुत क्वालिटेटिव विकास हुआ। लेकिन जैसे ही खुर्रम औरंगजेब का समय आया, स्थिति बिगड़ गई और उसको निम्न अस्पा में चला गया, और जागीरदारी संकट आ गया। और जागीरदारी संकट आप देखोगे पूरी तरह से कोलैप्स कर डालता है। तो मुगल वंश के पतन का अगर वास्तविक कारण देखा जाए तो जागीरदारी संकट, लेकिन अगर तात्कालिक कारण देखा जाए तो अयोग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। तो अब आप देखो कितनी खूबसूरत व्यवस्था इन्होंने बताया कि जो बादशाह है ये सबका जो है प्रमुख होता था, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ जितने पावर हैं। आप देखो इधर जो है पीएम जो है, यानी कि सभी की जो है सभी किसके द्वारा नियुक्त और पदमुक्त होते थे? बादशाह के द्वारा। यानी कि सभी का उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता था? केंद्रीय सत्ता के प्रति, यानी कि बादशाह के प्रति। यानी कि सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था बादशाह। लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई बहुत जो है एक तरह से न्यायाधीश होता था, सर्वोच्च जो है चीफ जस्टिस होता था, तो काजी उल कुजात। इसके बाद आप नगर में देखोगे तो कोतवाल की व्यवस्था, और इसमें भी आप काजी की, आप देखो काजी की मदद करने के लिए जैसे मुफ्ती और एक तरह से कह लीजिए कि कोर्ट में जो होते थे, जिनको कह लीजिए कि एक तरह से वो क्या कहते थे, जो है एक दीवाने अदल करके कहते थे। दीवाने अदल जो निर्णय को सुनाता था, काजी व्याख्या करता था, और काजी जो है निर्णय करता था, मुफ्ती उसकी व्यवस्था करता था, और एक तरह से कह लीजिए कि जो अमीर अदल था वो उसका जो है निर्णय सुनाता था। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है, यानी कि सूबे में आप देखो तो पदशोपानिक व्यवस्था है। यानी कि सूबे में जो सेना का रख रखाव, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है वो कौन है? सूबेदार है। लेकिन जो राजस्व की वसूली कर रहा है, जो राजस्व की देखरेख कर रहा है, वो दीवान है। तो प्रत्येक सूबे में ये 2 जो होते थे। और सूबेदार कौन होता था? जो बहुत खास होता था, यानी कि जो युवराज होता था। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि जो घरेलू लोग होते थे, जो शाही खानदान में होते थे, उन्हीं को सूबे में भेजा जाता था। और मनसबदारी व्यवस्था आप देखोगे हर जगह होगी। मिर्ज़ा अजीज़ कोका को देखो आप,
छत्रपति साहू यानी कि साहू को देखो आप, जसवंत सिंह को देखो आप। तो कोई जरूरी नहीं है कि सैन्य सेना को ही दिया जाए, सैन्य पदाधिकारियों को दिया जाए, गैर सैन्य क्षेत्र में भी मनसबदारी व्यवस्था का बखूबी रूप देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बादशाह ने क्या किया, समस्त साम्राज्य को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों में बंटवारा कर दिया और उस प्रशासनिक इकाइयों का संचालन करने के लिए जगह जगह पर पद सोपानिक व्यवस्था को ले आया और इसमें भी अकबर ने एक नया सिस्टम शुरू किया। इसीलिए हमने कहा था कभी भी मुगल काल में क्वेश्चन आए तो आप सिस्टम के रूप में अकबर को हमेशा फॉलो करो, चाहे वो सैन्य व्यवस्था का जनक आए, चाहे न्याय व्यवस्था का जनक आए, रियल फाउंडर कभी भी आ जाए तो अकबर से शुरू करना। जैसे आप चित्रकारी का आप देखो रियल फाउंडर, भाषा साहित्य का रियल फाउंडर, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, इसके रियल फाउंडर जो हैं एक तरह से कह लीजिए कि जो है अकबर। नगर प्रशासन जैसे कोतवाल, जैसे आप नगर में देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला, और कहीं कहीं बीच में आप देखोगे जैसे गांव है, सरकार है, सरकार और गांव के बीच में या सरकार और सिख के बीच में कुछ इकाइयां होती थी। जैसे खुर्रम शाहजहां के समय में उसको चकला कहते थे, कहीं कहीं बहुत ही एक तरह से कह लीजिए तालुके टाइप के होते थे, उसको नागला भी कहते थे, दी कहते थे गांव को, कहीं कहीं जो है चकला, नागला, दी। तो इन तरह की जो इकाइयां आती हैं, जैसे आप बहुत से ऐसे पद देखोगे, जैसे मनसबदारी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि छोटे मनसबदार होते थे। जैसे हमारे यहाँ हायरार्की में आप देखोगे कि एक अखिल भारतीय सेवक है, फिर केंद्रीय सेवा वाले हैं, जैसे COCT है, IPS है। तो एक रैंकिंग व्यवस्था यानी कि जातो सवार व्यवस्था, उसमें आप देखोगे जैसे मनसबदार है, फिर अमीर आज़म है, फिर अमीर उमरा है, फिर अमीर आज़म है, फिर खाने समा है, फिर खाने खाना है। एक पद सोपानिक व्यवस्था पूरी तरह आप देखोगे। जैसे एक पद होता था मीरे समा, जैसे वकीले दर, एक वकीले दर पद होता था सल्तनत में जो शाही खानदान से जुड़ा हुआ होता था और शाही खानदान में जो कोई कमी होती थी उसकी आपूर्ति करता था। उसी तरह से यहाँ मीरे समा पद है, बाद में मीरे समा रहता है, वो बाद में खाने समा हो जाता है। अकबर के समय में आप देखोगे पद मीरे समा होता जो शाही खानदान से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता था। जैसे एक मीरे तौजक नामक होता था जो उत्सव वगैरह का प्रबंधन करता था, या मीरे बहर होता था जो नौसेना का प्रबंधन करता था। क्योंकि अकबर को बाद में महसूस हुआ जब वो गुजरात विजय के समय में उसने सागर को देखा और वहाँ जब बे ऑफ कैम्बे पर गया तो अकबर को लगा कि नहीं, नौसेना का भी प्रबंधन करना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे औरंगजेब के समय में आके लंगर वगैरह या नौसेना का प्रबंधन काफ़ी हद तक होता है, लेकिन नौसेना के मामले में मुग़ल जो है काफ़ी जो है एक तरह से मुग़ल आर्मी वीक थी। और उसमें एक आता मीरे बहर, मीरे बहर जो है नौसेना से संबंधित विभाग होता था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जगह जगह पर आप देखोगे तो पूरा इन्होंने जो है पूरा प्रबंधन किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे इनकी जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो मुग़ल काल में चित्रकला का विकास, मुग़ल काल में भाषा साहित्य का विकास, मुग़ल काल में कला और वास्तुकला का विकास। तो हम समझ रहे हैं कि कल जो है हम लोग इस लेक्चर को पूरी तरह फुल एंड फाइनल कर लेंगे और आप लोगों ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मुग़ल काल का अध्ययन किया। और मुग़ल काल का अध्ययन हम लोगों ने इसलिए बेहतरीन तरीके से किया कि मुग़ल काल अगर हम लोगों का स्ट्रांग रहेगा तो आगे चलकर हम लोग इन्हीं जो है लेटर मुग़ल इंडिया से आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टमैटिक, जैसे भू राजस्व व्यवस्था, पहले से भी आप देखते चले आए हो कि भू राजस्व व्यवस्था में कैसे बटाई सिस्टम कैसे था, नस्क और कंकूत सिस्टम कैसे था। जैसे शेरशाह सूरी के समय में आप देखो तो रैयत व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रई सिस्टम था।
उत्तम, मध्यम और निम्न प्रकार की भूमियाँ होती थी, उसके स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन किया जाता था। जैसे आप देखोगे कि जो है एक तरह से अकबर के, औरंगजेब के समय में, औरंगजेब कितना भी धार्मिक मदांध था, लेकिन औरंगजेब ने स्लैब बनाया था, यानी कि जिसकी इनकम है उसी हिसाब से उसको टैक्सेशन देना पड़ता था। तो औरंगजेब ने एक बड़ा खूबसूरत स्लैब बनाया था कि इतनी हजार की अगर, यानी कि अगर 200 दिरहम है तो 12 दिरहम वो देगा, टैक्स देगा, और स्लैब बना लिया था। 10,000 दिरहम है तो इस तरह से 24 देगा, और फिर 20,000 दिरहम है तो इस तरह से 48 देगा। यानी कि एक तरह से स्लैब बना था, जैसे आज हमारे यहाँ इनकम टैक्स का एक स्लैब है कि इतना परसेंट अगर आय है तो इतना परसेंट देना पड़ेगा। जैसे एक आप देखो जकात कर होता था, जकात में एक स्लैब बना था कि अगर निसाब से हिसाब ऊपर है तो आपको 2.5 टैक्स देना पड़ेगा मदद के लिए। यानी कि एक तरह से जकात कर जो होता था वो मुस्लिम भाई मुस्लिम में एडजस्ट करते थे, गरीबों और असहायों की मदद करने के लिए। तो अगर किसी की 1 लाख इनकम है तो वो पता चला कि जो है 2,500 जकात देगा। तो इस प्रकार से आप देखो कि पूरा जो व्यवस्था है। और मुगल काल में एक चीज़ और आप देखोगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में चित्रकला का विकास, तो जो दिल्ली सल्तनत में विकास हो रहा है उसको हम लोग इंडो इस्लामिक कला के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मुगल काल में चित्रकला का विकास होगा वो इंडो पर्सियन चित्रकला का विकास होगा। और बड़ा ही आप देखोगे कि चित्रकारों के पास जो बाबर वाज डीपली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। जब मुगल काल में हम लोग चित्रकला को देखेंगे तो बाबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाबर उसका विकास नहीं कर पाता है, या बाबर उसकी नींव नहीं डाल पाता समय अभाव के कारण, या बाबर संघर्ष में ही रहता है। लेकिन अपने तुजुकी बाबरी में बाबर ने लिखा है चित्रकारों का, जैसे बेहजाद एक बहुत बड़े हुसैन बैकरा के दरबार में रहा करते थे और एक बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे, जिनको एक तरह से कहा जाता है कि पूर्वी पेप्स की उपाधि, यानी कि पूर्व का रैफेल कहा जाता था बेहजाद को। तो पूर्व का रैफेल की उपाधि दी गई है बेहजाद को। तो वो हुसैन बैकरा के दरबार में रहते थे और एक शाह मुजफ्फर करके चित्रकार हुआ करते थे। तो अगर तुजुकी बाबरी में आप देखोगे तो तुजुकी बाबरी में बेहजाद का उल्लेख मिलता है। तो बाबर वाज आल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, बट हुमायूं लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग। यानी कि अगर चित्रकला की नींव डालने का श्रेय आ जाए तो हुमायूं को देना, लेकिन बट द रियल डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द रेन ऑफ अकबर। यानी कि अगर वास्तविक रूप से चित्रकला का विकास देखना है तो अकबर के समय में, जब यूरोपीय चित्रकला, छवि चित्रकारी और एक तरह से कह लीजिए कि चित्रकारी के क्षेत्र में विविध कलाओं का जब उपयोग होता है, जैसे दसावन है, बसावन है, और एक तरह से चित्रशाला की स्थापना हो जाती है। अका रिज़ा खां हैं, अका रिज़ा खां के ही बेटे हुआ करते थे अबुल हसन। तो अका रिज़ा खां के देख रेख में अकबर के समय में आप देखो एक चित्रशाला की स्थापना हो जाती है। बाद में आप देखो कि जो अपने अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली आते हैं, तो ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को ईरान प्रवास के साथ जो है वो हुमायूं लेकर फिर भारत की तरफ आता है। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं ने अपनी अस्थायी राजधानी काबुल में चित्रकला का जो है नींव डाल दिया था, और जब भारत आने लगा अपने साथ तो 2 चित्रकारों को लेके आया था, जिसमें आपके जो है सिरी कलम ख्वाजा अब्दुल समद थे, और जो एक तरह से कह लीजिए नादरुल अस्र की उपाधि से विभूषित थे जो मीर सैयद अली। तो ये बहुत बड़े चित्रकार होते हैं जो चावल के एक दाने पर चौगान का पूरा मैदान बना देते हैं। चावल के एक दाने पर चौगान का पूरा मैदान बना देते हैं। अब आप सोचो कि चावल के एक दाने पर ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली ने चौगान का मैदान बना दिया, और उसमें दर्शक दीर्घा में दर्शक को पूरा दिखा दिया। तो आप एक तरह से देखोगे कि चित्रकला के क्षेत्र में कितने धनी थे। जबकि आप दिल्ली सल्तनत में देखो तो चित्रकला के मामले में दिल्ली सल्तनत में कोई ज़्यादा विकास नहीं है। अगर एक देखा जाए तो जो क्या कहते हैं
इल्तुतमिश के समय में आप देखोगे तो चीनी चित्रकार वगैरह को थोड़ा बहुत संरक्षण मिला, लेकिन यहाँ चित्रकारी के क्षेत्र में आप देखो तो अकबर की बहुत बड़ी परख थी। और अकबर बार बार ये कहा करता था कि भाई चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकार के पास एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि वो अंग प्रत्यंग के माध्यम से लगता है कि चित्र को एक जीवंत रूप दे देता है, लेकिन चित्र को झिला तो नहीं सकता। यानी कि चित्र में एक तरह से कह लीजिए कि जान तो नहीं पहना सकता, क्योंकि जान पहनाने का राइट किसको है? वो खुदा को ही है। यानी कि बंदा तूलिका के माध्यम से सब कुछ कर रहा, रूप रंग आकार प्रकार अंग प्रत्यंग सबकी रचना कर रहा है, लेकिन केवल एक जगह आकर उसकी तूलिका रुक जा रही है कि अभी इससे आगे जो है उसकी तूलिका नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसका राइट वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जीवन देना और जीवन लेना केवल उसी के हाथ में है, और किसी के हाथ में जीवन लेना और देना नहीं। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ अध्ययन किया, और इस प्रकार से मुगल काल के बारे में पूरा अध्ययन हम लोगों ने आज कर लिया। आशीष कहाँ गया? आशीष तो हम लोगों ने आज पूरा अध्ययन कर लिया, और जय हिंद जय भारत। और कल हम लोग फिर मिलते हैं, और लास्ट टॉपिक रहेगा कल, और इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, और आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।